क्या भारत में फिस्कल डेफिसिट बढ़ना खतरे की घंटी है या फिर विकास की जरूरत? आपके यूपीएससी में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस लेक्चर में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा होता क्या है, इसके क्या रीजन है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, इसको कैसे पूरा किया जा सकता है एंड फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि भारत में फिस्कल डेफिसिट की क्या स्थिति है। तो बच्चों बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें बच्चों। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। चलो बच्चों, सबसे पहले मैं फिस्कल डेफिसिट को परिभाषित करने की कोशिश कर रहा हूं। फिस्कल डेफिसिट वह स्थिति है जिसमें सरकार की कुल व्यय, कुल प्राप्तियां उधार छोड़ करके ज्यादा होती है। यानी यहां पे आप देख सकते हैं कुल प्राप्तियां, ये देखिए कुल व्यय, कुल व्यय ग्रेटर होता है, ज्यादा होता है कुल प्राप्तियों से। कुल प्राप्तियों उधार छोड़ करके, ध्यान रखना यहां पे उधार छोड़कर। अब इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा बट यहां पहले समझिए कुल व्यय, ये देखिए कुल व्यय जब ज्यादा होगा कुल प्राप्तियों से उधार छोड़ करके, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कुल व्यय जब ज्यादा होगा कुल प्राप्तियों से उधार छोड़कर, तब आप उसे फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा कहते हैं। इसको हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखिए प्लीज, यहां पे सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको कुल व्यय को। कुल व्यय को आप यहां पे किस तरीके से दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो है राजस्व व्यय और एक पूंजी व्यय। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, दो चीजें हैं यहां पे। ये देखिए राजस्व व्यय, राजस्व व्यय, व्यय यहां पे देखिए, ये मैं आपको एक वर्ड बोल रहा हूं, राजस्व व्यय सरकार चलाता है। बात समझ रहे हैं? अब आप कहें ये कैसे सर? राजस्व व्यय सरकार चलाता है, यानी ये सरकार को चलाता है। कैसे? इसमें वो सारे खर्चे आते हैं, जैसे सरकार अपने कर्मचारियों की सैलरी देती है, पेंशन देती है, छात्रवृत्ति देती है, यदि कहीं से लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट देती है, इत्यादि इत्यादि। यानी आप इसको कह सकते हैं डे टू डे खर्चे को आप राजस्व व्यय कहते हैं। डे टू डे खर्चे को आप राजस्व व्यय कहते हैं। इसमें सैलरी, पेंशन, कहीं से लोन लिया तो उस पर इंटरेस्ट, ध्यान रखें लोन नहीं उस पर इंटरेस्ट, आपकी छात्रवृत्ति, ये सब का सब राजस्व व्यय का पार्ट है। मैंने आपको अभी बताया ना कि ये सरकार चलाता है, यानी राजस्व व्यय से सरकार चलती है। ध्यान, एक और लाइन में आपको यहां पर जोड़ रहा हूं कि इससे यानी राजस्व व्यय से ना ही कोई देनदारी कम होती है और ना ही किसी तरह का पूंजी का निर्माण होता है। फिर से बता रहा हूं, राजस्व व्यय से ना ही किसी तरह का देनदारी कम होती है और ना ही किसी तरह का पूंजी का निर्माण होता है। क्लियर? तो राजस्व व्यय क्या चलता है?
इसमें क्या क्या आता है बच्चों? राजस्व व्यय में क्या क्या आता है? आपकी आ जाएगी सैलरी, है ना, सैलरी, पेंशन आ जाएगा, पेंशन आ जाएगा, स्कॉलरशिप आ जाएगा, स्कॉलरशिप आ जाएगा, एक्सेट्रा आ जाएगा, है ना। सैलरी, पेंशन, स्कॉलरशिप, इंटरेस्ट पेमेंट भी आ जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट भी आ जाएगा। इसके अलावा मतलब जो हर रोज, मतलब आप कह सकते हैं कि डे टू डे खर्चे होते हैं, उसे आप राजस्व व्यय कहते हैं। अब एक दूसरा भी व्यय होता है जिसे आप पूंजीगत व्यय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आप उसे उसे आप पूंजीगत व्यय कहते हैं, पूंजीगत व्यय, ये है पूंजीगत व्यय। अब ये जो है, जैसे बताया ना आपको, राजस्व व्यय जो होता है सरकार चलाता है और ये विकास करता है। मतलब पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये विकास करता है। इस पे वो सारे खर्चे आते हैं जिससे या तो पूंजी का निर्माण होता है या फिर किसी तरह का देनदारी कम होती है। ध्यान देखिए, पूंजीगत व्यय है ना बच्चों। तो पूंजीगत व्यय में ये देखिए, जैसे मैंने अभी बताया आपको, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय में आपके यहां रोड बनता है, रोड पे जो खर्चे लगते हैं, रेलवेज बनता है, रेलवे पे जो खर्चा लगता है बच्चों, है ना, रेलवेज पे खर्चा लगता है, ब्रिजेस बनते हैं, है ना, ब्रिजेस बनते हैं, पुल का निर्माण होता है, एक्सप्रेसवे बनता है, एक्सप्रेसवे बनता है। इन सब पे जो खर्चा आता है या फिर किसी को लोन रिटर्न किया जाता है, उधार रिटर्न किया जाता है, उधार वापसी की जाती है ना बच्चों, इस पे उधार वापस करना होता है, ये भी आता है। मतलब पूंजीगत व्यय का मतलब ये होता है कि इससे या तो किसी तरह का पूंजी का निर्माण होता है या फिर आपने कभी लोन लिया है, सरकार ने कभी लोन लिया है, उसको चुकता करती है। तो दो तरह के व्यय है यहां पे। कौन कौन से व्यय हैं बच्चों? एक तो राजस्व व्यय जिसे आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, और दूसरा पूंजीगत व्यय जिससे पूंजी का निर्माण होता है या फिर लोन वापस किया जाता है। क्लियर है? अब आप यहां पे आइए, अब आप आ जाइए कहां? तो कुल प्राप्तियों में। ये देखिए, कुल प्राप्तियों में क्या क्या होता है उसको भी थोड़ा यहां पे देख लेते हैं। कुल प्राप्तियों में पहली बात तो कर प्राप्तियां होती हैं, यानी टैक्स रिसिप्ट होता है। दूसरा होता है नॉन टैक्स रिसिप्ट होता है। नॉन टैक्स रिसिप्ट में क्या, दो तरह की चीजें आती हैं। एक तो सरकार जो है बहुत सारा बिजनेस करती है सरकार, जैसे आप सरकारी कंपनियां देखते हैं, सरकारी कंपनियां देखते हैं, सेल, वेल, गेल, एमएमटीसी, ओएनजीसी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ये सब सरकारी कंपनियां हैं। सरकार ये बिजनेस करिए, घाटे के लिए तो कर नहीं रही है। सरकार ये बिजनेस करे, इससे जो रेवेन्यू आता है उसे रिसिप्ट यानी नॉन टैक्स रिसिप्ट में आता है। ये टैक्स वाला पैसा नहीं है। और एक दूसरा होता है नॉन टैक्स रिसिप्ट में ही, यानी कहीं से आपने उधार ले लिया। तो उधार वाला जो है हमने पहले लिखा है उधार छोड़ करके। फिस्कल डेफिसिट में उधार इंक्लूड नहीं होता है, उधार को शामिल नहीं किया जाता है। अब देखिए यहां पे, तो यहां पे आपके पास आता है पहला
पहला क्या आता है बच्चों यहां पे? कर प्राप्तियां। क्या आता है बच्चों? कर प्राप्तियां। कर प्राप्तियां। कर प्राप्तियां में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, सरकार जीएसटी लगाती है ना। इनकम टैक्स सरकार लेती है। इसके अलावा बहुत सारे जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स लेती है सरकार। जैसे जीएसटी बहुत जगह नहीं है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं है, तो उसमें भी जो भी टैक्स सरकार लगाती है वो इसको कर प्राप्तियां कहते हैं, ठीक है ना। इसमें तो इससे जो पैसा आता है उसे आप कहते हैं टैक्स रिसीट, ठीक है। एक होता है एक और देखिए, जिसमें गैर कर प्राप्तियां, जिसको आप कहते हैं गैर कर प्राप्तियां। देखिए, गैर कर प्राप्तियां। प्राप्तियां अब इसमें गैर कर प्राप्तियों में भी दो होता है, दो होते हैं। एक तो मतलब वो सारी प्राप्तियां, वो सारी रिसिप्ट जो टैक्स के अलावा सरकार के पास आता है। जैसे सरकार कोई कंपनी चला रही है तो सरकार का डिविडेंड आता है, डिविडेंड आता है, प्रॉफिट आता है ना। डिविडेंड, प्रॉफिट, या फिर सरकार ने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, कहीं पूंजी लगाया है, उससे आपको इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट आता है। ये सब के सब क्या है? गैर कर प्राप्तियां हैं। और इसके अलावा एक और है, ये गैर टैक्स प्राप्तियों में एक और है यहां पे, लोन यानी उधार। अब आपको मैंने बताया था शुरुआत में ही कि ये जो उधार है, ये जो लोन है, जब हम फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं तो उधार को उसमें शामिल नहीं करते हैं, उधार को उसमें शामिल नहीं करते हैं। क्लियर है बच्चों? तब आप लोगों को समझ में आ गया इस तरीके से कि फिस्कल डेफिसिट एक्चुअली में क्या होता है। समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को। आप यहां पे देख सकते हैं फिस्कल डेफिसिट आपकी स्क्रीन पे है। जब कुल प्राप्तियां उधार को छोड़ के कुल व्यय से कम होती है तब आप उसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं या फिर राजकोषीय घाटा कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। इसके बाद राजकोषीय घाटा का क्या कारण है? इतनी सारी चीजें मैंने समझा दिया आपको, आप तो अपने आप आपको समझ जाना चाहिए कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। बता पाएंगे आप लोग इसके क्या कारण हो सकते हैं? ये तो हम वर्बली बता सकते हैं। फिस्कल डेफिसिट का कारण जो होगा, यदि टैक्स का कलेक्शन कम होगा, है ना, टैक्स का कलेक्शन कम होगा तब भी फिस्कल डेफिसिट हो सकता है। इकोनॉमी में रिसेशन आ जाए तब भी डेफिसिट हो सकता है। सरकार की कंपनियां घाटे में चलने लगे तब भी डेफिसिट हो सकता है, होता ना। यानी जब जिस भी रीजन से सरकार के पास रिसिप्ट कम आता है तो फिर वो राजकोषीय घाटा उसका कारण बनता ही बनता है। क्लियर है? दूसरी सबसे बड़ी बात राजकोषीय घाटे की है कि आजकल बहुत ट्रेंड चल गया है कि सरकार फ्री रेवड़ियां बांट रही है, कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर सरकार फ्री रेवड़ी बांट रही है। जैसे बिहार में अभी इलेक्शन था, आप लोगों ने देखा, नीतीश कुमार सरकार ने 10-10 हजार रुपये सारी जीविका वर्कर को बांट दिया बिजनेस करने के नाम पे। और आप थोड़ा सा पढ़ के पता लगाएंगे तो बिहार में सरकारी कर्मचारियों का वेतन 4-4 महीने का रुका हुआ है। सारा खजाना खाली कर दिया इलेक्शन लड़ने के लिए, एंड अब सैलरी देने तक के पैसे नहीं। तो यदि टैक्स का कलेक्शन कम हुआ, सरकार का प्रॉफिट कम हुआ, सरकार मतलब कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर फ्री रेवड़ियां बांट रही है, इन सब के वजह से
सरकार घाटे में जा सकती है, राजकोषीय घाटा हो सकता है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब देखिए यहां पे राजकोषीय घाटे को पूरा कैसे किया जाता है। तो राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार लोन लेती है, चाहे वो पब्लिक से ले या फिर किसी देश से ले या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक से ले, कहीं ना कहीं से लेके उसको पूरा करना पड़ेगा। यदि यहां पे देख सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये देखिए आप है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये एक तरह का टूल्स है सरकार के पास जिससे अपना वो बॉन्ड इशू करती है। बॉन्ड क्या है? एक तरह का पेपर है जो सरकार लिख के देती है कि हमने आपसे इतना लोन लिया है और जब हम आपको वापस करेंगे तो उस टाइम हम आपको इस पे इंटरेस्ट भी पे करेंगे। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिससे का मतलब है गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक तरह का लोन का पेपर है कि हमने आपसे लोन लिया है और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है? ट्रेजरी बिल, ये देखिए ट्रेजरी बिल, ये भी एक तरह का लोन इंस्ट्रूमेंट ही है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म का है, 1 दिन से 365 दिन तक, यानी 1 साल से कम के लिए जब सरकार लोन लेती है तो वो ट्रेजरी बिल के माध्यम से लोन लेती है। ट्रेजरी बिल मैं यहां नहीं समझाऊंगा क्योंकि इसके पहले वाले वीडियोज आप मेरे यूट्यूब पे देखिएगा, उसको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं ट्रेजरी बिल को। ठीक है? स्मॉल सेविंग से भी सरकार लोन लेती है एंड प्रोविडेंट फंड से भी सरकार लोन लेती है। तो इन सब लोन से इन सब के माध्यम से लोन लेकर के सरकार अपना डेफिसिट पूरा करती है। और यदि डेफिसिट पूरा नहीं कर पाती है तो वही जिस तरीके से बिहार में हाल हुआ है वैसे ही हाल होता है कि आप अपने यानी सरकार अपने कर्मचारियों की भी सैलरी नहीं दे पाती है। इलेक्शन जीतने के लिए तो उसने मोरल और इमोरल सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन उसके बाद क्या? तो इसलिए ध्यान रखना होता है कि राजकोषीय यदि घाटा क्रिएट कर रही है सरकार तो उसका इंपैक्ट क्या होने वाला है। आगे बात करते हैं। यहां पे राजकोषीय घाटे के प्रभाव देख लीजिए। हमने शुरू में भी आपको बोला था, क्या ये खतरे की घंटी है या फिर विकास की जरूरत? तो यदि ये लिमिट में रहता है तब तो विकास की जरूरत है, लेकिन यदि ये बियॉन्ड लिमिट हो जाता है तो फिर खतरे की घंटी होती है। देखिए कैसे। सबसे पहले इसका सकारात्मक उपाय हम यहां पे देखेंगे, सकारात्मक प्रभाव देखेंगे। यहां पे क्या है बच्चा? यदि सरकार लोन लेकर के डेफिसिट बढ़ाती है यानी व्यय ज्यादा करती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, रोड बनेगा, ब्रिजेस बनेगा, एक्सप्रेसवेज बनेगा, रेलवेज बनेगा, ये सारी चीजें बनेगी। जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो इकोनॉमी का डेवलपमेंट, सबसे पहले ग्रोथ होगा और फिर डेवलपमेंट पीछे पीछे भी आएगा। ठीक है? इसके बाद जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी तो सरकार का बिजनेस, प्राइवेट बिजनेस दोनों फ्लरिश करेंगे, दोनों बढ़ेंगे। जब बिजनेस बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, आर्थिक वृद्धि, जब लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों के पास पैसे आएंगे तो ग्रोथ भी होगा। ठीक है? एंड निजी निवेश, जब सरकार निवेश करती है, मान लीजिए कि आप किसी ऐसी जगह बैठे हैं जहां पर रोड नहीं है, ब्रिजेस नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर वहां इन्वेस्ट करेगा? बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करेगा। वहां वो इन्वेस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि जो भी मान लो कि फैक्ट्री लगाता है या बिजनेस लगाता है तो वहां पहुंचने में उसके नौदिया तेल जल जाएगा। इसलिए यदि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, रोड बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, तो उसके आसपास फैक्ट्रियां लगेंगी, बिजनेस होगा और फिर लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलने से इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। अब इसका नकारात्मक प्रभाव भी देख लेते हैं। सरकारी ऋण में वृद्धि होगी, ये तो पक्का है। जब वृद्धि होगी
तो महंगाई तो बढ़ना ही बढ़ना है। अब कैसे महंगाई बढ़ेगा? आप डेफिसिट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, पब्लिक के पास ज्यादा पैसे जा रहे हैं, पब्लिक के पास कैश ज्यादा है, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। तो यदि उतना हम सप्लाई नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो प्राइसेस तो बढ़नी ही बढ़नी है, तो महंगाई भी बढ़ेगा। ठीक है ना? क्राउडिंग आउट इफेक्ट, शायद ये आप लोग इसका कंसेप्ट नहीं जानते हो, लेकिन मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा आपको। इकोनॉमिक्स वाले बच्चे समझ जाएंगे और आप लोग भी समझ जाएंगे जरूर, मैं कोशिश कर रहा हूं। होता क्या, एक ऐसी सिचुएशन जब सरकारी खर्चा बढ़ने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट घटता है, उसे आप क्राउडिंग आउट कहते हैं। मान लेते हैं कि सरकार ने 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। 5,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से पब्लिक के हाथों में पैसा गया, डिमांड बढ़ा, डिमांड बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो अब जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा। जब लोन लेना महंगा हो जाएगा तो अपना इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे। यानी सरकार के खर्चे बढ़ने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के कम होना को ही आप क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। तो ऐसा हो सकता है यदि आप वो होता है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है, ऐसा सिचुएशन है। और कई बार ऐसा होता है बच्चों कि निवेशकों का विश्वास भी उस इकोनॉमी से घटने लगता है। जब लगातार आप घाटे में चलेंगे तो आपके यहां कौन इन्वेस्ट करेगा जी? कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। हर आदमी चाहता है कि हम अपना इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल बनाए। तो जब वो कंट्री ही घाटे में चल रही है, बहुत ज्यादा घाटे में, 2% 3% की बात नहीं, यदि बहुत ज्यादा डेफिसिट में है, तो बाहर के इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इनफैक्ट इंडिया के भी इन्वेस्टर्स यहां पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे और वो बाहर जाकर के इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में स्थिति क्या है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 1950 से, जब हमारी इकोनॉमी को हमने मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में अपनाया था। उस समय से 1950 से लेकर 1980 तक जो फिस्कल डेफिसिट है वो कंट्रोल में रहा। 1980 में सरकार ने बहुत सारे कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, 80s वाले दशक में, और घाटा बढ़ता गया। और घाटा बढ़ करके ऐसी स्थिति आई कि 1991 में, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस, या आपकी इकोनॉमी बिल्कुल क्राइसिस में डूब गई। और पीबी नरसिम्हा राव एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह की जोड़ी ने काफी सुधार किया एलपीजी यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम पे, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वाली 3 पॉलिसी यूज की गई थी। इसके बाद जो भी गवर्नमेंट आई, 2003 में एफआरबीएम एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। याद रखिएगा, एफआरबीएम, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। इसमें यह कहा गया कि धीरे धीरे सरकार अपने कर्जे कम करेगी, अपने खर्चे को रैशनलाइज करेगी। कम करना बात नहीं है, रैशन मतलब सही जगह यूज करना, एंड फिस्कल डिसिप्लिन में रहेगी। फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब कि यार जितना पैसा है उतना ही खर्चा करो, अंधाधुंध लेकर के खर्चा करने का क्या मतलब है। तो इसका यही उद्देश्य था, एफआरबीएम एक्ट 2003 का ये उद्देश्य था। आगे बात करते हैं। अब देखिए, अभी जो स्थिति है, अभी एफआरबीएम एक्ट 2003 के अकॉर्डिंगली जो मैक्सिमम डेफिसिट होना चाहिए जीडीपी का 3% होना चाहिए, लेकिन कोविड-19 2021 में 2021 में हमारा फिस्कल डेफिसिट 9.2% तक पहुंच गया था। अब कम करके
हमने इस साल 4.4% तक हम लेकर के आए हैं और नियर फ्यूचर में इसको हमें 3% तक लाने का टारगेट है। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर, और जरूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पर लेकर के आए। और हमारा इकोनॉमी जीएस का बैच जल्द शुरू हो रहा है, जल्द ही आपको इसका इंटीमेशन दिया जाएगा इकोनॉमी जीएस हिंदी माध्यम से। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।